हेलो एंड वेलकम टू टी आर एडुकेमी। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और उनके प्रावधान, इन सब के बारे में जो भी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सबको देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसके बाद में कंटिन्यूसली इस टॉपिक पर सीरीज आएंगी वीडियो की, एमसीक्यूज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पार्ट 1 की। देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, ये भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो जो हमारा भारत का राष्ट्रपति का पद है, हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से प्रेरित होकर हमारे संविधान में लिया हुआ है। लेकिन अगर हम उसके कार्य और उसकी तुलना की अगर बात करें, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति की तुलना सटीक तरीके से ब्रिटेन के राष्ट्रपति यानी कि ब्रिटेन के जो सम्राट हैं, उससे करना सर्वाधिक उचित होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में जो कार्यपालिका होती है, उसका अध्यक्ष होता है हमारे भारत की राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका निहित होती है शक्ति, वो होती है हमारे राष्ट्रपति के अंदर, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, या फिर राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये हमारे राज्य का प्रधान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत के नागरिक जो होता है, हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है हमारे भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो निहित होती है, वो होती है राष्ट्रपति के अंदर, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है हमारे भारत देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो जो तीनों सेना का जो अध्यक्ष होगा, चाहे आपकी थल सेना हो, जल सेना या फिर वायु सेना, इन सभी का जो सुप्रीम कमांडर होता है, वो होता है हमारा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष या फिर बहुमत दल का नेता। देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वो होता है भारत की राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, यानी कि राज्य किसको कहेंगे हम, राज्य कहते हैं स्टेट को, जो कि एक भारत की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर राज्य के बारे में बात नहीं हो रही है। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। अगर हम बहुमत दल के नेता की बात करें, तो बहुमत दल का नेता जो होता है, वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो देखिए, जो सर्वोच्च कमांडर की बात करी गई है यहाँ पे, यानी कि सुप्रीम कमांडर की, तो जो राष्ट्रपति होता है, ये हमारे तीनों दल के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर प्रमुख कहेंगे, वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। देखिए, कौन सी आवश्यक योग्यता इनमें से नहीं है। तो देखिए, जो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सभी में योग्यताएं कंपलसरी होती है। राष्ट्रपति की बात करें तो 35 वर्ष की उम्र वहाँ पे कंपलसरी होती है, ये भी योग्यता है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, ये बिल्कुल भी सही है। लेकिन वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता नहीं होती। अगर कोई भी व्यक्ति संसद के सदन का अगर सदस्य है, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितने वर्ष की आयु कंपलसरी होती है। तो देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है, तो उसके लिए कंपलसरी जो आयु होती है लगने वाली, वो होती है मिनिमम 35 ईयर्स की। अगर आप 35 वर्ष के कंप्लीट हो जाते हो, अगर आप योग्य हैं, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए, हमारे संविधान में मिनिमम एज तो दे दी गई है, लेकिन मैक्सिमम एज का कोई भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कोई भी आयु सीमा इसमें निर्धारित नहीं की गई है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो हमारे संविधान में ऐसी कोई आयु सीमा इसमें, या फिर आयु सीमा के साथ साथ ऐसी कोई लिमिट यहाँ पे सेट नहीं की गई है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है या फिर बन सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी आएगा, कोई भी सीमा नहीं, ये हमारे राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित यानी कि कितनी बार बन सकता है राष्ट्रपति, इसके लिए कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए, प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल भी नहीं होता, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर हम इसके निर्वाचन की बात करें, तो एकल संक्रमणीय पद्धति यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इस तरीके से यहाँ पे की जाती है।
राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसको कहेंगे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो अगर राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित कोई भी इश्यू होता है, किसी तरह का विवाद होता है, इन सभी विवादों को निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इस सब का निपटारा करेगा, इन सब का इशू। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक या फिर अनुमोदकों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो भी व्यक्ति अगर निर्वाचित होगा या फिर वहाँ पे प्रस्तावित होगा, उसके लिए प्रस्तावक की जो संख्या होगी वो होगी 50 और अनुमोदकों की संख्या जो होगी वो भी 50 होना चाहिए। तो देखिए 50-50 जो होगी इन दोनों की संख्या होना चाहिए, प्रस्तावक और अनुमोदकों की। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? देखिए, योग्यता तो सभी को पता होती है, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कौन सी बात नहीं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, ये तो कंपलसरी होती ही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी कंपलसरी होती है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो भी योग्यताएं होती है वो कंपलसरी उसमें होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी प्रकार के कोई लाभ के पद पर अगर कोई व्यक्ति आसीन है तो वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। भारत में राष्ट्रपति किसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी कि एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। कौन करता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो राष्ट्रपति का चुनाव भी हमारा निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो वही है राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये चुनाव में प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले हमारे उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास में भेजे जाते हैं। तो दोनों तरीके से याद रखना है आपको, राष्ट्रपति के संबंधित हो या फिर उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद हो इनसे संबंधित, तो इनके चुनाव से संबंधित तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास में भेजे जाएंगे। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो देखिए हमको आर्टिकल पूछा गया है, तो आर्टिकल कौन सा है वो जिसके तहत संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो जो आर्टिकल है आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये वाला। तो आर्टिकल है हमारा 71 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को उसका निपटारा किया जाएगा। तो कितना समय दिया जाता है? तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का दावा पेश करता है तो उसको चुनाव प्रचार करने के लिए केवल और केवल 2 सप्ताह का वक्त दिया जाता है, करीबन 15 दिन का वक्त उसको मिल जाता है। देखिए भारत का राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनेगा उसको मिनिमम यानी कि 5 वर्ष के लिए कार्य करना होता है। इसके बाद में वो फिर से चुनाव लड़ सकता है और फिर से वह राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया है हमारे राष्ट्रपति से संबंधित कि वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो इसको आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 56 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 56 के तहत कोई भी व्यक्ति या कोई राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल तक बना रह सकता है। कि राष्ट्रपति का चुनाव जो भी व्यक्ति करेंगे वो कौन होते हैं जो उनका चुनाव करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संसद के सभी सदस्य और विधानसभा तथा विधान परिषद के सभी सदस्य। देखिए जहाँ पे भी विधान परिषद की बात आई तो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो देखिए निर्वाचित ये शब्द आना जरूरी है। अगर संसद के दोनों सदन की बात हो रही है तो बिल्कुल सही है। साथ में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी कि जो लोगों द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में या फिर इस प्रक्रिया में भाग लिया जाएगा। तो दोनों याद रखना है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य साथ में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन।
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे रॉन्ग जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो चूज करना है यहाँ पे, ठीक है, सही नहीं है। तो देखिए, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो। ये बिल्कुल सही है। अगर विधानसभाएं भंग यानी कि चुनाव होने वाले होते हैं तो उस समय में ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं अधिक होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सभी का मत जो है इंपॉर्टेंट होता है। साथ में देखिए तीसरा ऑप्शन, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता, ठीक है, निर्वाचित नहीं हो जाता है, ये इस तरीके से कहा गया है। तो ये भी वैसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आखिरी वाला ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो देखिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में या फिर उनके चुनाव से संबंधित अगर कोई इश्यू हो जाता है या फिर विवाद हो जाता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के पास में ही जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 71 ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये रॉन्ग है, ठीक है, सही नहीं है ये वाला पूछा गया, इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी रॉन्ग ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा, तो देखिए कोई भी व्यक्ति हटा नहीं सकता। तो संसद द्वारा जब महाभियोग की प्रक्रिया की जाती है तभी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पद को या फिर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद द्वारा महाभियोग। ओनली संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हटा सकते। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो महाभियोग या फिर अभियोग की जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, चाहे आपका राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, किसी भी एक सदन में इसकी प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जाएगा? सेम चीज़ें, महाभियोग द्वारा, ठीक है। किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में इसकी प्रक्रिया शुरुआत की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? उसका एक ही कारण हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर वह संविधान को किसी भी तरीके से उल्लंघन करे उसकी चीज़ों का, या फिर संविधान के ऊपर अतिक्रमण करने की कोशिश करे तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जाहिर सी बात है, हमने जहाँ से राष्ट्रपति पद का जो सोर्स लिया है वहीं से हमने महाभियोग की प्रक्रिया भी ली है, अमेरिका से, ठीक है। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए, राष्ट्रपति को किसी भी तरीके से कोई हटा नहीं सकता, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया होती है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हो जाती है या फिर सिद्ध हो जाता है तभी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, अदरवाइज किसी तरीके से राष्ट्रपति पद को हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ठीक है, सबसे पहले कौन हटा सकता है? अगर कार्यकाल पूर्ण हो जाता है किसी भी राष्ट्रपति का तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी भी राष्ट्रपति का 5 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है लेकिन उससे पहले उसको हटाना है तो तभी हटाना पॉसिबल होगा जब तक उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। एवं कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? देखो, रिटर्न नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जो मिनिमम दिन होते हैं या फिर मिनिमम दिन के पहले जो दिन होते हैं या फिर जो है सूचना दी जानी चाहिए। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो देखिए, जो सदन है, सदन यानी कि कोई भी सदन जो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे भी, वहाँ के जो सदस्य होते हैं उनके कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। चाहे आपका कोई भी सदन हो, राज्यसभा या फिर लोकसभा, उस सदन के सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकते हैं? कोई नहीं हटा सकता, सिर्फ और सिर्फ महाभियोग लगेगा संसद के सदनों द्वारा, तभी लगा सकते हैं या फिर उनको हटा सकते हैं। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? देखिए, क्या ये संवैधानिक है या नहीं है? देखिए, सिंपल सी बात है, ये संवैधानिक नहीं होते।
तो यह कृत्य विधिमान्य हो गया, यानी कि कानून के द्वारा ही ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे संवैधानिक नहीं होती कि इस तरीके से हटाना है, यह संसद द्वारा ही पारित किया जाएगा महाभियोग की प्रक्रियाएं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है हमेशा। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है, देखिए कौन सा दोष नहीं है ये पूछा गया है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। पहला देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। हमको ऑप्शन चूज करना है कि जो सही नहीं है। देखिए, महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या फिर किसी अन्य से जांच कराएगा, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी दोष है इसमें। देखिए, यानी कि सारे के सारे दोष है, हमको दोष कौन सा नहीं है ये चूज करना है। तीसरा ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने की जो है वो उसको असंभव बना सकता है, महाभियोग को असंभव बना सकता है। ठीक है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, 2/3 बहुमत पारित करके जिस प्रक्रिया को है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी कि ये दोष बिल्कुल नहीं है। बाकी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सारे के सारे दोष होते हैं इसमें, इस तरीके से सारी चीज़ें दी गई है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यही हमारे भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया है कि किस आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। तो आर्टिकल 60 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है संविधान के समक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उनके सामने में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा या फिर उनके कार्यभार को कौन संभालेगा? तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बाहर है, देश के बाहर, तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ये उनके पोस्ट पर या फिर उनके कार्यभार को संभालेंगे। ठीक है, दोनों की कंडीशन में, अगर राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उस कंडीशन में। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो करेंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को देना हो तो उपराष्ट्रपति को। ये दोनों चीज़ें अलग तरीके से आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो अगर राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देना है तो वो देंगे भारत की जो हमारे लोकसभा है उस लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आपको। एक ही समय में यदि राष्ट्र हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होगा उस समय में? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, भारत का जो चीफ जस्टिस होगा उस टाइम पे वो व्यक्ति बन जाएगा भारत का राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाए तब कंडीशन में। यदि मृत्यु त्यागपत्र को कार्यभार कौन संभालेगा? यदि देखिए राष्ट्रपति का पद किसी भी तरीके से रिक्त हो जाता है, चाहे राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या फिर वो अपना त्यागपत्र दे दिए या फिर उसके बाद में महाभियोग लग जाए और उनको हटा दिया जाए, तो उस कंडीशन में भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वे राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। जब राष्ट्रपति की मृत्यु पति अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो मैक्सिमम जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 6 माह का। 6 महीने के 6 माह का टाइम दिया जाएगा और इसी माह के अंदर, इतने समय के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना कंपलसरी हो जाएगा और इसी समय के अंदर में आपको दूसरा राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति है वो सिर्फ और सिर्फ 6 माह के लिए ही राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो जो कि हमने राष्ट्रपति के संबंधित जो MCQs देखे हैं, ये MCQs का पार्ट 1 था। इसके आगे में पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरीके से सारे के सारे जो टॉपिक्स होंगे राष्ट्रपति के संबंधित
क्वेश्चंस होंगे। होप आपको अच्छे लगे होंगे। आप इसी तरह से अगले पार्ट्स के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।